Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन 22 नवंबर 2026 को होना तय है एज पर MPPSC ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड उसी संदर्भ में मैं एक फ्री यूट्यूब वीडियो सीरीज रन कर रही हूँ जिसका नाम है प्रज्ञान। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज का नाम प्रज्ञान सीरीज है। एंड प्रज्ञान सीरीज की ये क्लास 3 है। ओके, क्लास 1 में सेम सीरीज के सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। तो हमने सबसे पहली क्लास में इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी स्कोप्स एंड प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिया था। क्लास 2 में हमने फिर उसके ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया ताकि हम स्ट्रेंथन कर सके अपनी अंडरस्टैंडिंग को। आज हम यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है एथिक्स एंड सिग्निफिकेंस उसको कवर करेंगे। एंड फिर क्लास 4 में हम उसी के जो एमसीक्यूज है, वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उस पर बेस्ड ये एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पढ़ने के बाद क्या आप क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपको थ्योरी को फिर से रिवीजन देने की जरूरत है, और कर पा रहे हैं मतलब आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो पहले हम ऐसे कर करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर कंप्लीट एमसीक्यूज भी रन करूंगी मैं अंडर द प्रज्ञान मेंबरशिप, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है सिर्फ 239 रुपीज की। तो आप जहां पर प्रो पीसेस देख रहे हैं वहीं पे बाजू में आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका चार्ज सिर्फ 239 रुपीज है। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़िए ताकि आपको ये जो वीडियो सीरीज है प्रज्ञान उनसे संबंधित सभी अपडेट टाइमली मिल सके, जो भी कंटेंट है वो टाइमली आपको पता चल सके। ठीक है, चलिए। और इसके साथ साथ एक और, अगर आप पहली बार प्रोपीसेस के अंदर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इन वीडियोस की जो ड्यूरेशन है उसको 30 to 35 मिनट्स ही रखा है। सिर्फ उसका कारण है कि बहुत सारे लोग ये फीडबैक देते हैं कि डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा डेटा यूटिलाइज हो जाता है अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, और अगर कंसेप्ट समझने में अच्छा भी लगता है लेकिन इतना लंबा वीडियो देखने का कभी कभी मन नहीं करता, राइट। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो कंसेप्ट है उसको मैं इतने कंसाइजली आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आपका जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाए, आपको नोट्स जो है वो भी मिल जाए, वीडियो से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और साथ में फिर हम उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, ओके। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझसे कुछ दिनों पहले फर्स्ट क्लास के वीडियो में पूछा था कि क्या मैम ये सफिशिएंट है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिएट्रेट करना चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करी हूँ। प्लीज ये मत सोचिए कि अगर ये फ्री वीडियो सीरीज है, आपको किसी बैच के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे तो कंटेंट खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है और ये कंटेंट उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक अच्छी अमाउंट ऑफ फीस देकर और कोई कोर्स खरीदना। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि कोर्स खरीदना गलत है, मैं कह रही हूँ मेरा बस एक छोटा सा प्रयास है उन लोगों की मदद करना जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक महंगा सीरीज। ओके, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कंटेंट में कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो आप अपना प्लीज वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको क्या चीजें अच्छी लगी तो वो भी मुझे बताइए ताकि मेरा इंकरेजमेंट भी होता रहे। ठीक है, ऑलराइट। एंड जो भी आपको ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, अगर मैं उनसे अलाइन करूंगी और उनसे जो वीडियो का क्वालिटी है, कंटेंट क्वालिटी अच्छी हो सकती है, तो मैं डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करूंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, और आज की क्लास है एथिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, चलिए तो अपने साथ एक नोटबुक रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारी चीजें आपको वन ऑन वन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप स्क्रीनशॉट ले तो लोगे, वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल की गैलरी में ही रह जाएगा। आई नो, ठीक है, आप कभी भी उसको वापस जाके वहां से रिवीजन तो नहीं करने वाले। तो बेटर है कि आप अपनी एक नोटबुक बना लें। नोटबुक में आप डेली की क्लास में आपने जो सीखा उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज जो है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट के फॉर्म में हमको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एथिक्स का मतलब क्या और फॉरेंसिक बायोलॉजी में एथिक्स की क्या जरूरत है ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्लास 1 में भी पढ़ा था कि अगर हम फॉरेंसिक बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये फॉरेंसिक साइंस का वो ब्रांच है जहां पर हम बायोलॉजिकल एविडेंसेस का एनालिसिस
एनालिसिस करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं, और जो केसेस हैं, जुडिशियल केसेस हैं, जुडिशियल सिस्टम है, उसकी हेल्प करते हैं, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट फॉरेंसिक बायोलॉजी, हमको पता है दैट इट डील्स विद द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस, जहाँ पे हम ब्लड, सीमन, सलाइवा, हेयर, टिश्यूज, बोन्स, डीएनए या बॉडी फ्लूइड्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, किस उद्देश्य के लिए? लीगल पर्पसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि जो फॉरेंसिक बायोलॉजी से आने वाली फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिजल्ट आपको मिलता है आफ्टर थॉरो रिसर्च या आफ्टर थॉरो एनालिसिस और एग्जामिनेशन, उससे जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पूरा का पूरा सीन बदल सकता है। हो सकता है कि आपके एक गलत रिजल्ट की वजह से कोई ऐसा सस्पेक्ट है, उसको एक बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल जाए जो जिसने वो क्राइम किया ही नहीं है। ओके, ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपके गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जिसने सच में क्राइम कमिट किया वो फ्री छूट जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो जो फॉरेंसिक बायोलॉजी की फाइंडिंग्स होती हैं, आपने जो भी आप एक एज अ फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट आप जो एनालिसिस करते हैं, ओके, तो वो बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं, कोर्ट डिसीजंस पर बहुत इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एथिक्स का पालन किया जाए फॉरेंसिक बायोलॉजी में, ठीक है। अब एथिक्स का क्या मतलब है? देखिए, सिंपल सी बात है कि एथिक्स जो है ना, बेसिक एथिक्स जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी आदर्श जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल हो गया। आप झूठ नहीं बोलते, ये आपके एथिक्स में आता है। आप झूठ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपका एक झूठ हो सकता है किसी को इफेक्ट कर जाए, किसी को नुकसान पहुंचा दे, राइट, तो ये आपके एथिक में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेंसिक बायोलॉजी में मान लीजिए आपके पास कोई डीएनए फिंगरप्रिंट आया, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट को एनालाइज करने में कोई गलती हो गई, ठीक है। अब वो एक गलती, अगर आप एथिकल इश्यूज को समझे, तो एक गलती से कोई निर्दोष व्यक्ति जो है उसको पनिशमेंट मिल सकती है ना, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सच में क्राइम किया, वो छूट सकता है, ठीक है। तो एथिक्स इतने इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक बायोलॉजी में, ठीक है, यही हमको समझना है, ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स के माध्यम से। अभी एथिक्स क्या होते हैं? कहीं पर भी आप एथिक की बात कीजिए, वो मॉरल प्रिंसिपल्स ही होते हैं, लेकिन फॉरेंसिक बायोलॉजी में क्या होते हैं, तो इसको समझेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, उनको मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। मॉरल प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर हम फॉरेंसिक बायोलॉजी में एथिक्स की बात करें, तो फॉरेंसिक बायोलॉजी में एथिक्स ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या ऐसे साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं और ऐसी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट को गाइड करती हैं। कब करेंगी? जब वो एविडेंस को कलेक्ट कर रहे होंगे, या वो लैब में एग्जामिन कर रहे होंगे एविडेंस को, या वो इंटरप्रेट कर रहे होंगे, रिजल्ट तैयार कर रहे होंगे, उसे रिपोर्ट कर रहे होंगे और कोर्ट रूम में अपनी टेस्टिमनी देंगे। ओके, तो ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स या ऐसे साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स या ऐसी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, जो ये सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट को गाइड करेंगी, कब कब? जब या तो वो एविडेंस को कलेक्ट कर रहा होगा, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि जब वो जो जुडिशियल प्रोसेस है उसका हिस्सा होगा, उसमें जो एविडेंसेस है उनके इंटरप्रिटेशन का काम कर रहा होगा, उस वक्त जो मॉरल प्रिंसिपल्स या साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे गाइड करेंगी, उन्हें ही हम एथिक्स इन फॉरेंसिक बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बात है कि क्यों जरूरी है भाई एथिक्स, ठीक है, समझ में आ गया, बट जरूरी क्यों है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक निर्दोष को सजा हो सकती है और एक जिसने सच में क्राइम किया वो छूट सकता है। ये तो मैं एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं, उसमें कई जानें चली जाती हैं, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफिकेशन ही प्रॉपर नहीं किया, हो सकता है एक व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर को ढूंढ रहा है और आपके एग्जामिनेशन के बेसिस पे, आपकी द्वारा दी हुई टेस्टिमनी या रिपोर्ट के बेसिस पर ही वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसका फैमिली मेंबर जो है वो विक्टिम था भी या नहीं। मान लीजिए वो विक्टिम था लेकिन आपके टेस्टिमनी में वो नहीं है, तो वो परिवार तो अपने सदस्य को हमेशा ढूंढता रह जाएगा, राइट। तो इसीलिए एथिक्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं दैट द साइंटिफिक फाइंडिंग्स आर एक्यूरेट, रिलायबल एंड अनबायस्ड एंड दे आर लीगली एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये टर्म्स जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे, बेस्ड ऑन PYQs आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो एथिक्स जो है वो इंश्योर करते हैं
that the scientific findings are accurate, reliable, unbiased and legally acceptable. तो आपकी जो फाइंडिंग है वो एक्यूरेट होनी ही चाहिए. एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस की. अगर आप बात करते हैं साइंटिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका जो फाइंडिंग है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप देखिए, अगर आप एक्यूरेट नहीं होंगे डेफिनेटली तो आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता, रिलायबल आप नहीं है. ठीक है, तो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए आपको. ऐसा नहीं कि आप किसी पर्सनल बायस में जाकर, मान लीजिए कोई विक्टिम एक फीमेल है तो आपके अंदर एक बायस आ जाए कि अरे ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड आपका जो फाइंडिंग है वो लीगली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. तो हम समझते हैं कि हम अगर फॉरेंसिक बायोलॉजी में एथिक्स को सम अप करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन डिफाइन एथिक्स इन फॉरेंसिक बायोलॉजी एज द सेट ऑफ प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स. आई विल चूज अनदर कलर, जस्ट अ सेकेंड. तो हम कह सकते हैं कि जो एथिक्स हैं दे आर सेट ऑफ प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट गवर्न द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस इन क्रिमिनल एंड सिविल इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, तो मतलब एथिक्स क्या है? एथिक्स वो प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स हैं या वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो गवर्न करती हैं. क्या गवर्न करती हैं? द कलेक्शन, द एनालिसिस, द इंटरप्रिटेशन एंड द रिपोर्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस. ठीक है, ऑलराइट. और ये किसमें काम आएंगे? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में. ये पूरे की पूरे इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर सकता है, इसलिए इतना क्रूशियल है. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स. जो एथिक्स है हमने समझ लिया कि भाई एथिक्स क्या होते हैं. ठीक है, क्यों जरूरी है ये भी अब हमको समझना है. ठीक है, क्या महत्व है जो एथिक्स हैं, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट की होनी चाहिए, वो क्या महत्व रखती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेंसिक बायोलॉजी में एथिक्स का, उसको यहाँ से एक बार समझते हैं, है ना? तो चलिए हम एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. या जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो मान लीजिए एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट है. ठीक है, और वो इंटेंशनली डीएनए रिपोर्ट को बदल देते हैं. इंटेंशनली, यहाँ पे शब्द का ध्यान दीजिएगा. इंटेंशनली मतलब इंटेंशंस, उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको पता है कि वो रिपोर्ट्स बदल रहे हैं और जानते. देखो एक तो ऐसा होता है कि आपसे भूल हो गई, आपसे गलती हो गई, राइट? बट यहाँ पे इंटेंशनली अगर कोई डीएनए रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ओके, उसे हो क्या सकता है, शायद एक इनोसेंट पर्सन जो है उनको पनिशमेंट मिल सकती है, और जो एक्चुअल ऑफेंडर है हो सकता है वो फ्री घूमे. ठीक है, सिर्फ एक रिपोर्ट के बेसिस पे. ठीक है, तो इसीलिए अगर हम फॉरेंसिक बायोलॉजी की बात करते हैं तो फॉरेंसिक बायोलॉजी की डिमांड है साइंटिफिक ऑनेस्टी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है. क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आपकी दी हुई एक रिपोर्ट किसी का जीवन बना भी सकती है, बर्बाद भी कर सकती है ना? तो अगर हम एथिक्स की बात करें तो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एथिक्स फॉरेंसिक बायोलॉजी में, एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं. बिकॉज बायोलॉजिकल एविडेंस की वजह से किसी को गिल्ट या इनोसेंस आप प्रूव कर सकते हो, किसी की आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हो, किसी सस्पेक्ट को क्राइम सीन से लिंक कर सकते हो. पेटर्निटी डिस्प्यूट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं कई कई केसेस में. जो आप पेरेंट्स है, स्पेसिफिकली जो फादर पेरेंट है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस की वजह से. तो कितना क्रूशियल है. अगर उसमें कोई गलती हो गई तो, है ना, हो सकता है इंटेंशनली आपने रिपोर्ट चेंज कर दी तो एक बच्चा तो अपने फादर को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, राइट? एंड देन आइडेंटिफाई द डिजास्टर विक्टिम्स. ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था. एंड दिस इज नॉट इट, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये कुछ क्रूशियल हॉरिजॉन्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो एथिक्स एक सेंट्रल रोल प्ले करता है फॉरेंसिक बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजिकल एविडेंसेस मैंने आपको बताया एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं, किसी की आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, किसी सस्पेक्ट को क्राइम सीन से लिंक कर सकते हैं, पेटर्निटी डिस्प्यूट्स, और साथ में डिजास्टर विक्टिम्स को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं. ठीक है, एंड अगर आपने कोई अनएथिकल प्रैक्टिस की, इंपॉर्टेंस यहां से भी समझ आ सकती है ना कि क्या होगा. ठीक है, अगर एथिक्स जो है उनको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा. सो एन अनएथिकल प्रैक्टिस मे लीड टू रॉन्गफुल कन्विक्शन. ऐसा हो सकता है कि जो गिल्टी नहीं है उनको सजा हो जाए. ठीक है, और एक्चुअल ऑफेंडर फ्री घूमे बाहर. ठीक है, फॉल्स एक्विटल, ये दोनों सेम आप कह सकते हैं साइड्स हैं कॉइन के. मतलब जो जिन्होंने क्राइम किया है वो फ्री घूमे, जिन्होंने नहीं किया उनको पनिशमेंट मिल जाए. ठीक है, इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो रहा है. ठीक है, साथ में पब्लिक ट्रस्ट भी जाता है. ठीक है, एंड ये इनजस्टिस तो है ही अपने आप में. ये शब्द जो है ना, ये क्रिटिकल है.
ये जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, क्योंकि देखिए कंसेप्ट आपको लगभग पता है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनमें कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स आपको पता ही नहीं होते, और जो आंसर्स है ना वो इतने ज्यादा सिमिलर होंगे कि आपको लगेगा आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया है ना, बट वो ये आपको एक नेगेटिव मार्क दे जाएंगे। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। विद नीड फॉर एथिक्स इन फॉरेंसिक बायोलॉजी, इंपॉर्टेंस हमने समझ लिया, क्या महत्व है, क्योंकि बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो सेंटर होते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के, है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरत क्या है, क्या जरूरत है एथिक्स के बारे में इतना ज्यादा समझने की। देखिए दोनों अलग अलग चीजें, हमको लगता है इंपॉर्टेंस एंड नीड इज वन एंड द सेम थिंग, नो इट इज नॉट। ओके, क्या महत्व और क्या जरूरत, अगर आप हिंदी में भी समझेंगे तो क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और क्यों जरूरी है भाई एथिक्स। इंपॉर्टेंस तो हमको समझ में आ गया, क्यों जरूरी है आप उसके एग्जांपल्स दीजिए तो उसको समझते हैं। नंबर वन इज दैट बायोलॉजिकल एविडेंसेस आर हाईली सेंसिटिव, ये तो आपको पता है, हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्लास 1 में। समय के साथ साथ जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो उनमें चेंजेस आने लगते हैं, ब्लड स्टेन्स का हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है। तो देखिए अगर आपका जो फ्लूइड है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड की आप बात कर लो, या कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की हम बात कर ले, सीमेन है, सलाइवा है, ब्लड है, ठीक है, ये इजीली कंटामिनेट हो सकते हैं और डिग्रेड भी हो सकते हैं। हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, उस प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज की यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो लिंक करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल जो एविडेंस है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, व्हाई, बिकॉज द डीएनए एंड द ब्लड सीमेन कैन बी इजिली कंटामिनेटेड और डिग्रेडेड। दिस स्टेटमेंट प्रूव्स विच प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी। तो आप बताएंगे द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव चेंज कहता है ना कि चीजें इजीली, जो भी चीजें वो समय के साथ बदलती हैं, तो इसीलिए जो सैंपल्स हैं वो कंटामिनेट हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं। इस तो जो एविडेंसेस हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, और अगर आपने सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए उनका जो एनालिसिस है या उनकी जो हैंडलिंग है वो प्रॉपर नहीं की, ठीक है, तो जो रिजल्ट्स हैं वो पूरी तरह बदल जाएंगे, है ना। इसीलिए एथिक्स की नीड है, नंबर वन। नंबर टू, द डीएनए एविडेंस हैज पावरफुल लीगल इम्पैक्ट। देखिए अभी हमने बात की थी कि जो बहुत सारे पेटर्निटी इश्यूज होते हैं उसमें ये डीएनए का जो एविडेंस है वो पूरा का पूरा जजमेंट चेंज कर सकता है ना, जुडिशियल डिसीजंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए कंप्लीट साइंटिफिक एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक पूरा डिसीजन चेंज हो जाता है, आपको लगता जरूर है कि एक कोर्ट रूम का डिसीजन है, बट वो बहुत सारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज द प्राइवेसी कंसर्न्स। जो डीएनए आपका, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दैट इज वेरी पर्सनल, वेरी सेंसिटिव, ठीक है, और अगर आपने उसे अनएथिकली हैंडल किया, ठीक है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन नहीं किया, सो उससे भी अगेन बहुत सारी लाइफ से इम्पैक्ट हो सकती हैं, राइट। तो प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं, इसीलिए एथिक्स जरूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, ठीक है, लीगल प्रैक्टिस है ये, तो इसलिए एथिकल स्टैंडर्ड्स का फॉलो आपको, एथिकल स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अंडर ह्यूमन राइट्स, है ना। ऑलराइट, तो इसीलिए जो एथिक्स है उनकी जरूरत है फॉरेंसिक बायोलॉजी में। आई होप ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं विद द प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ से हमको बहुत अलर्ट हो जाना है, ठीक है। हो सकता है वीडियो का लेंथ यहाँ पर आज थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा हो, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे मैं पूरा कोशिश करूंगी 30 to 35 मिनट्स मेंटेन करने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So, the first principle of ethics in forensic biology is the objectivity and impartiality. Okay, now let's try to understand this. This is very very easy and simple. But मैंने आपको बताया ना keywords पर focus करना है हमको, है ना? Alright. तो जो सबसे पहले हम इसका meaning देखेंगे, explanation और example के साथ principle को समझेंगे। देखिए जब भी principles जैसी चीजों को आप example के साथ समझते हो ना, तो वो आपके दिमाग में याद रह जाती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यही चीज काम आती है, ठीक है। Forensic biologists must remain neutral, अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ, आप जो कर रहे हैं ना उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं एक तो, ठीक है, तो आपको उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
यू हैव टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी। साथ में आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, जेंडर न्यूट्रल होना पड़ेगा, एज न्यूट्रल, बहुत सारी चीजों में आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल होंगे तभी अनबाइज्ड हो पाएंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एग्जांपल क्या दिया था, मान लीजिए जो सैंपल है वो एक ऐसे बच्चे का है जो 18 साल से कम है। आपको लगेगा एक बच्चा है, कैसे ये सस्पेक्ट हो सकता है ना। या मेल और फीमेल के लिए भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ओके। न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, अनबाइज्ड रहना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिविटी रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो क्यों ऐसा होना पड़ेगा भाई, ये प्रिंसिपल क्यों यहाँ पर लगता है? वाई? बिकॉज आपका जो आप जो रिजल्ट दे रहे हैं ना, वो कंप्लीटली एक साइंटिफिक फाइंडिंग होना चाहिए। मतलब आपके पास जो एविडेंस थे उनको जब आपने एनालाइज किया, उसका जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है आपको वही देना चाहिए। अपना पर्सनल ओपिनियन, कई बार हम अपना पर्सनल ओपिनियन भी, हमारा पर्सनल ओपिनियन भी इंटरफियर कर जाता है, ठीक है। या तो इन्वेस्टिगेटर्स का प्रेशर होता है, मीडिया का भी इन्फ्लुएंस होता है। ये सारे फैक्टर, हमारे पर्सनल फैक्टर्स नहीं, सोशल फैक्टर्स भी जो है वो कई बार आपको न्यूट्रल नहीं रहने देते या अनबायस नहीं रहने देते, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है भाई। मुझे क्लियर जजमेंट रहना है, देना है, मुझे अपनी इंटीग्रिटी को होल्ड करके रखना है। जो पब्लिक का ट्रस्ट है सिस्टम पर, उसको बनाए रखना है, ओके। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करना है। सो कंक्लूजन्स जो होने चाहिए वो साइंटिफिक फाइंडिंग्स पर बेस्ड होने चाहिए, पर्सनल ओपिनियन, प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर्स या मीडिया इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं, ओके। ऑलराइट। सो जैसे बात की हमने, द फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट शुड नीदर सपोर्ट प्रोसिक्यूशन नॉट डिफेंस। आपको किसी को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप किसी को सपोर्ट करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना। आप प्रोसिक्यूशन या डिफेंस किसी को सपोर्ट करने के लिए काम नहीं करें। आपका काम सिर्फ एक साइंटिफिक फाइंडिंग को एनालाइज करके करेक्ट रिपोर्ट देना है, दैट्स इट। वही यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी में आता है, ओके। एंड द बायोलॉजिकल एविडेंस इटसेल्फ शुड गाइड द कंक्लूजन। ये कब होगा? कोई बायोलॉजिकल एविडेंस जो है वो खुद कंक्लूजन को गाइड करे। मतलब एविडेंस देख के आपको समझ में आ जाए कि कंक्लूजन सही है। वो कब होगा? जब आपकी फाइंडिंग्स करेक्ट होंगी, अनबाइज्ड होंगी, न्यूट्रल होंगी, ओके। ऑलराइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐड किया है एग्जाम्पल कि डीएनए एनालिसिस आप करते हैं एक्यूज पर्सन का। द फॉरेंसिक साइंटिस्ट मस्ट रिपोर्ट द एक्सक्लूजन ऑनेस्टली इवन इफ पुलिस सस्पेक्ट्स द इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी का डीएनए एनालिसिस किया गया, ठीक है। और वो जब डीएनए एनालिसिस किया गया तो वो जो आपके जो क्राइम सीन पर जो आपको फाइंडिंग्स थी क्राइम सीन पे आपकी, उसे मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जिसको अक्यूज किया गया है उसको एक्सक्लूड कर देती है आपकी एनालिसिस। तो आपको ये बात सही सही रिपोर्ट करनी है, यानी सच जो सच है वही रिपोर्ट करना आपका काम है, ओके। भले ही जो पुलिस है वो कंटिन्यूअसली सस्पेक्ट करे इंडिविजुअल को, बट वो पुलिस का काम अलग है। आपका काम है अपनी जो रिपोर्टिंग्स है उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, आपके जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनकी सही सही रिपोर्टिंग करना आपका काम है, ओके। So that's the principle of objectivity and impartiality. Let's now move to the next, the principle of accuracy and reliability. ये यहाँ पे फिर reliable आप कब होंगे? जब आप accurate होंगे, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं ना, देखिए हम साइंस में बात करते हैं, जब भी एक पूरा एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया और उसमें आपने साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स का को फॉलो नहीं किया, या आपने कोई भी प्रोसेस है उसको लाइटली ले लिया, कोई भी स्टेप आपने स्किप कर दिया, तो क्या आप ये एक्यूरेटली कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, है ना। और अगर आप नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट है वो भी सही नहीं आएगा, राइट। तो जो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो साइंटिफिकली एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। साथ में रिप्रोड्यूसिबल भी होने चाहिए। आप जो भी कंक्लूजन आप कर रहे हैं, दे रहे हैं, आपकी जो एविडेंस है वो उसको रिप्रोड्यूस करे। भले आपके अलावा कोई और भी चेक करे तो वो रिप्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि सही होगा तभी हो पाएगा, राइट। तो एक्यूरेट और रिलायबल रहना आपका काम है। क्या क्या करना चाहिए एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट को? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज को फॉलो करना चाहिए, वैलिडेटेड टेक्निक्स, प्रॉपर लैब कंट्रोल्स एंड कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लीजिए कि कोई एक प्रोसेस है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज करना चाहिए एज पर द एसओपी, ओके। बट आपने नॉर्मल वाटर यूज कर लिया। मैं बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। आपको लग सकता है कि ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इम्पैक्ट कर गया तो क्या आप रिलायबल हैं? नहीं, आप रिलायबल नहीं है, क्योंकि आप एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। एक्यूरेट टेक्निक की अगर हम बात करें, डीएनए प्रोफाइलिंग, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, ब्लड ग्रुप एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक हेयर एग्जामिनेशन, ये सारी एक्यूरेट टेक्निक्स हैं। ऐसी बहुत सी हैं, सिर्फ यही नहीं है, बट आपको एक्यूरेट टेक्निक्स को यूज करना है।
जैसे अगर आप डीएनए एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं तो पीसीआर के द्वारा, तो आपको एक कंटेमिनेशन फ्री लेबोरेटरी कंडीशन को मेंटेन करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे देन यू आर नॉट एक्यूरेट। ओके, तो एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस। जो एविडेंस आपके पास आ रहा है, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, समय के साथ वो डिग्रेड होगा। आपको एग्जामिनेशन आज करना था, आपने नहीं किया, आपने सोचा आप कल कर लेंगे। हो सकता है जो एविडेंस आपके पास आया उसकी इंटीग्रिटी अब रही ही नहीं, वो चेंज हो गया या कंटामिनेट हो गया। क्या आपको रिजल्ट सही आएगा? नहीं, और आपकी उस एक लापरवाही की वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा, राइट? सो द एविडेंस मस्ट रिमेन अनचेंज्ड एंड अनकंटामिनेटेड फ्रॉम कलेक्शन टू कोर्ट रूम। ओके, फ्रॉम कलेक्शन टू कोर्ट रूम प्रेजेंटेशन, अब जो एविडेंस आप तक आता है वो अनचेंज रहना चाहिए और अनकंटामिनेटेड रहना चाहिए। ओके, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस का, तो प्रॉपरली कलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, प्रिजर्व्ड होना चाहिए, आपने उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ होना चाहिए, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सेफली किया गया होना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको एग्जाम में बहुत इम्फेसिस दिया जा सकता है, चेन ऑफ कस्टडी, है ना? चेन ऑफ कस्टडी का क्या मतलब होता है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना किसका? देखिए, चेन ऑफ कस्टडी से हो सकता है आपका जो, आप जब इसको इंटरप्रेट करें, अगर आपको नहीं पता है तो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए। लेकिन चेन ऑफ कस्टडी का क्या मतलब होता है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए हर उस एक इंडिविजुअल का जिसने एविडेंस को हैंडल किया है, जिसने कलेक्ट किया, और कलेक्शन से लेके कोर्ट रूम तक हर एक व्यक्ति का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिसने भी जो एविडेंस है उसको हैंडल किया। इसको चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। ओके, ऑलराइट, तो आपको समझ में आया? तो जो बायोलॉजिकल एविडेंस है उसकी एक प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की जानी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि किस किसके पास वो एविडेंस गया, किस किस से होकर गुजरा, गलती अगर हुई तो कहाँ हुई, ये भी इससे एनालाइज करना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड सैंपल अगर आप ले जा रहे हैं तो उनको स्टेराइल कंटेनर्स में प्रिजर्व करना चाहिए और उनको प्रॉपरली लेबल्ड उनको किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एविडेंस है वो चेंज भी हो सकता है, राइट? डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो लेबलिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो आप जैसे कंडीशंस में मेंटेन करने चाहिए वो कंडीशन अगर आप नहीं मेंटेन करें ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग द एविडेंस तो भी चेंज हो जाता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी तो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हैं आपका काम बहुत क्रूशियल है, वो किसी भी केस जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आपको प्राप्त हुई उसको आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डीएनए रिपोर्ट है, विक्टिम की आइडेंटिटी है, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंसेस हैं, या जो भी मेडिकल फाइंडिंग्स है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमने बहुत सारी टीवी सीरीज या फिल्म में देखा है ना कि जो फाइंडिंग्स हैं, लैब फाइंडिंग्स या फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो मीडिया के पास चली गई, और मीडिया ने एक छोटी सी चीज को इतना ज्यादा फैला दिया। हो सकता है फॉर इंस्टेंस अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम की बात करें तो उनकी आइडेंटिटी ही कई बार रिवील हो जाती है। बट क्या ये सही है? आप बताइए, किसी एक व्यक्ति का एक पूरा लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है एक छोटी सी चीज से, तो ये सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। जैसे कि डीएनए टेस्ट की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुल रिपोर्टिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी रिलायबिलिटी प्रिंसिपल पर भी आता है। ठीक है, आपकी जो भी रिपोर्ट फाइंडिंग्स हैं वो आपको ट्रूथफुली रिपोर्ट करनी चाहिए बिना किसी मैनिपुलेशन के। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर आपके पास एक सैंपल आया, डीएनए का सैंपल, यही एग्जांपल मैं कोट कर रही हूँ, उसकी क्वांटिटी इनसफिशिएंट है, ठीक है, जिससे आप कोई भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, तो ये एक लिमिटेशन है और आपको ये लिमिटेशन अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देनी चाहिए, rather than giving the incorrect analysis or interpretation. Okay, all right, तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें साइंटिफिक फाइंडिंग्स होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए, अनसर्टेनिटीज होनी चाहिए, पॉसिबल कंटामिनेशन रिस्क्स होनी चाहिए, और अपनी फाइंडिंग को आपको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको प्लीज एग्जैजरेट मत कीजिए। जो फाइंडिंग्स हैं, जो आपकी रिपोर्ट है उसमें साइंटिफिकली प्रूवन फाइंडिंग्स होनी चाहिए, लिमिटेशंस होने चाहिए कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्या क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, कौन कौन से कंटामिनेशन जो है वो हो सकते हैं पॉसिबली, एंड यू शुड नॉट एग्जैजरेट द फाइंडिंग्स। दीज आर ऑल की टर्म्स एंड ये आपको बननी चाहिए। सो दिस इज अबाउट द ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुल रिपोर्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोफेशनल कंपिटेंस, अगर हम प्रोफेशनल कंपिटेंस के बारे में बात करते हैं तो देखिए,
कई बार ऐसा होता है, अभी भी सिस्टम में ऐसा है, ठीक है, दैट बहुत सारे एडवांस जो टेक्नोलॉजीज लैब्स में यूज कर रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द सिस्टम, ओके, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू द लिमिटेशंस। अभी हमने बात की ना, तो एक लिमिटेशन है कि जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड मशीन्स हैं उनको यूज करने के लिए स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि जो साइंटिस्ट हैं या फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कभी कभी नहीं मिल पाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं मिल पाती है ना। फॉर इंस्टेंस अभी थोड़े दिन पहले कोई नया पैरेटस आया है जिससे जो आपका एविडेंस है उसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आपको उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, प्रॉपर स्किल ही नहीं है या ट्रेंड ही नहीं है आप उसके लिए, ठीक है, और फिर भी आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है ना, राइट। सो आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होल्ड करना चाहिए, है ना, आपके पास एडिक्वेट एजुकेशन होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए और साथ में ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, आप मे बी जो ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है उनको हैंडलिंग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि गलत रिपोर्ट देने से बेटर है आप कह दें कि ये चीज मुझे नहीं आ रही है अभी, है ना, या मैं आपसे ये सीख सकता हूँ, आप उनसे सीखिए और उसके बाद यूज कर दीजिए, ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो अगर हम कॉम्पिटेंट फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट के बारे में बात करें तो उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, जेनेटिक्स, डीएनए टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, एविडेंस हैंडलिंग, एंड साथ साथ में देखिए यही बात मैं अभी कह रही हूँ, आपने कोई चीज पढ़ ली, ठीक है, लेकिन देखिए अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया ना, चीजें हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, राइट, बायोलॉजिकल साइंसेज में, तो आपको नई टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट रखना जरूरी है, ओके, ऑलराइट। जैसे आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक फोरेंसिक डीएनए एक्सपर्ट हैं तो आपको एसटीआर का एनालिसिस मेथड पता होना चाहिए, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन आपको जो भी अपडेट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, उनका नॉलेज होना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखो इस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मानिए कि आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और आपके पास जो केस आ रहा है या जो एविडेंस आपके पास आ रहे हैं वो उसके अगेंस्ट है जो आपका बहुत क्लोज पर्सन है, आपके उसके साथ स्पेशल टर्म्स हैं या आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है, ठीक है, तो आप ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो गया है ना, लेकिन आपका पर्सनल इंटरेस्ट कभी भी साइंटिफिक जजमेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, आपकी फाइंडिंग्स एक्यूरेट ही होनी चाहिए, ओके, ऑलराइट। सो देखिए अगर आपके पास ऐसा केस आ भी जाता है जिसमें आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो प्लीज आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका डायरेक्ट फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि आप इससे कैसे आपके कन्विक्ट हैं आप उनसे कैसे एसोसिएटेड हैं, तो आप उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं रह पाएंगे, नहीं तो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और यदि है भी तो आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथिकल कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स, ये तो सिंपल सी बात है ना, आपने जो भी बायोलॉजिकल सैंपल आप कलेक्ट करें, ऐसा नहीं है कि आप किसी का सैंपल कलेक्ट करें और उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि आप उनका सैंपल कलेक्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंसेंट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वेयर रिक्वायर्ड, मेडिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, लीगल ऑथराइजेशन, आप ऑथराइज होने चाहिए, जो आप सैंपल अगर लेने जा रहे हैं तो आप ऑथराइज होने चाहिए, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ब्लड सैंपल, सलाइवा, बकल स्वैब, हेयर टिश्यू, ये सारे बायोलॉजिकल सैंपल के उदाहरण है, ओके, ऑलराइट। तो जब भी आप सैंपल कलेक्ट करने जाएं आपको लीगल प्रोसीजर्स को कंप्लाई करना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेसिफिकली जब आप चिल्ड्रन के साथ डील कर रहे हैं, जब आप किसी सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप किसी फिजिकली चैलेंज व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं या साइकोलॉजिकली चैलेंज व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, डेड बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं या ह्यूमन रिमेन्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको स्पेशल केयर रखनी पड़ेगी, ओके। आपको ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान देना चाहिए, दैट इज द नाइन्थ प्रिंसिपल, ठीक है। अगर विक्टिम जो भी हैं उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जानी चाहिए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के दौरान, अनटिल एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी, और गिल्टी प्रूव भी हो जाता है तो उनकी जानकारी सबको देना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस को स्टडी करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट रूम इंटेग्रिटी, द एक्सपर्ट टेस्टिमनी एथिक्स, जब मान लीजिए कि एज अ साइंटिफिक एक्सपर्ट आपको बुलाया जाता है कोर्ट रूम में, ठीक है, तो आप जो जानकारी दे रहे हैं ना, मैं फिर से कह रही हूँ, वो एक लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है, तो वो ट्रूथफुल होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए, आपकी जो टेस्टिमनी है वो बहुत ज्यादा सच ट्रूथफुल होना चाहिए, ठीक है, एंड अनबायस्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए आपको,
whenever you will be asked for a expert testimony, okay, in court, right? तो आपको अपनी जो फाइंडिंग्स है उनको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक्सपर्ट की तरह बुलाया जा रहा है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आपको नहीं देने चाहिए, और साथ साथ में जो लिमिटेशंस थे आपके स्टडी के ऑब्जर्वेशन के वो भी बताना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई एक्सपर्ट कह रहा है 100% डीएनए मैच है, ठीक है, तो ये गलत हो सकता है, बिकॉज अगर हम साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो एब्सोल्यूट कभी नहीं होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी, है ना। तो 100% डीएनए मैच अगर आप कहें तो ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एथिकल इश्यूज की। अभी हमने प्रिंसिपल्स की बात की, ओके, वी हैव डिस्कस 10 प्रिंसिपल्स। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एथिकल इश्यूज, ठीक है। क्या क्या एथिकल इश्यूज जो हैं वो आते हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी में। डीएनए प्राइवेसी की कंसर्न, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंसर्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंसर्न है, इसीलिए क्योंकि जो सेंसिटिव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो सकती है। हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस एक बात हम यहाँ पे समझते हैं, पेटर्नल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, या आपको मतलब आपने आपके पास एक एविडेंस आया और जहाँ से आप बता सकते हैं कि XYZ is the father of the XYZ. Okay, all right. Now that's a genetic information and which is very sensitive to the people associated, right? तो ये प्राइवेसी कंसर्न आता है, डीएनए डेटाबेस का मिस यूज हो जाता है, ये इसलिए एक एथिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सैंपल कंटामिनेशन, ये तो एक बहुत बड़ा केस रीजन है, ठीक है। हैंडलिंग के दौरान कई बार बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो कंटामिनेट हो जाते हैं, जैसे सस्पेक्ट और विक्टिम के डीएनए मिक्स हो गए, ठीक है। तो जैसे ये हुआ तो रिजल्ट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ओके। सो इसीलिए ये एक बड़ा इशू है। थर्ड इज फैब्रिकेशन ऑफ रिजल्ट, इंटेंशनल ऑल्टरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, और उसकी वजह से रॉन्गफुल कन्विक्शन, ठीक है। क्या कि आपने जानबूझ के रिपोर्ट्स बदल दी, रिजल्ट्स को फैब्रिकेट कर दिया इंटेंशनली, ओके, और उसकी वजह से जो निर्दोष है उनको सजा हो गई, ओके। या तो इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सैंपल्स, जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनकी स्टोरेज भी एज पर एसओपीज होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो सैंपल डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए है वो हीट और मॉइस्चर की वजह से डिग्रेड हो सकता है, डीएनए सॉरी डिस्ट्रक्ट हो सकता है, राइट। तो ये इम्प्रॉपर स्टोरेज भी एथिकल इशू के अंडर आता है इन फॉरेंसिक बायोलॉजी। एंड यस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, कोई भी प्रेशर, किसी भी प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आके आपको अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट इज अबाउट अ पर्सन्स लाइफ, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है एक बार हम देख लेते हैं। आपको साइंटिफिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए, स्टैंडर्ड लैब प्रोटोकॉल्स एसओपीज फॉलो की करनी चाहिए, एविडेंस इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन रखनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट्स ऑनेस्ट होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपको लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड आपको अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहने चाहिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए आप अवेयर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द सिग्निफिकेंस पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस डिस्कशन का, ओके। तो देखिए क्या सिग्निफिकेंस है फॉरेंसिक बायोलॉजी का, हमने एथिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम आ गए हैं क्या सिग्निफिकेंस है फॉरेंसिक बायोलॉजी का, क्या महत्व है ना। तो देखिए आप किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मिसिंग पर्सन है, विक्टिम है किसी भी केस का, या कोई अननोन डेड बॉडी है, तो आप डीएनए और बायोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सिग्निफिकेंस नंबर 1, ठीक है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, टीवी में हमने देखे, आप इसे रिलेट भी कर सकते हो, बहुत सारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस रहते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स रहते हैं, हेयर है ना, टिश्यूज हैं जो क्राइम सीन में मिल जाते हैं, और उनसे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बहुत हेल्प होती है, ठीक है। एक्यूरेट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, जो कि फॉरेंसिक बायोलॉजी के द्वारा ही सक्सेसफुल है। इसके अलावा जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं, ठीक है, जैसे रेप विक्टिम्स की आप बात करें, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस या जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं उसमें बहुत हेल्प होती है सीमेन टेस्टिंग, सलाइवा टेस्टिंग, डीएनए एनालिसिस के बेसिस पर। तो सेक्सुअल असॉल्ट इन्वेस्टिगेशन में भी फॉरेंसिक बायोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो बहुत सिग्निफिकेंट है वहां पर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लड के स्टेन्स जो होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए भी, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, ब्लड ग्रुप एनालिसिस के लिए, क्राइम इवेंट्स के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो ब्लड स्टेन एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट है, एंड इट आल्सो फॉल्स अंडर फॉरेंसिक बायोलॉजी डोमेन, ओके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज, पैटर्निटी, ये हमने देख लिया है, पैटर्निटी केसेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है।
पेरेंटेज, आपका जो पेरेंटेज है वो आपका जो आपके जो फादर है वो कौन है आपको नहीं पता, ठीक है, बट अगर आप चाहें तो वो पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी, सो दैट इज सिग्निफिकेंस एंड एक्सोनरेशन ऑफ इनोसेंट पर्सन। देखिए आपका एक सही फाइंडिंग, अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई जो क्राइम है वो कमिट किया ही नहीं, ठीक है, इनोसेंट है वो अगर, ठीक है, तो उसकी इनोसेंस आपका एक डीएनए एविडेंस रिपोर्ट प्रूफ कर सकता है और एक रॉन्गफुल कन्विक्शन को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है मैं कहूंगी, ठीक है। Let's proceed further to the more significance points. The other one is the courtroom evidence. आप जो scientific evidence देते हैं वो जुडिशियल डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार जब साइंटिफिक ओपिनियन लिया जाता है कोर्ट रूम में, तो जो भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स आप सजेस्ट करते हैं ना, उन साइंटिफिक फाइंडिंग्स को जजमेंट में भी शामिल किया जाता है। तो जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनको सपोर्ट करते हैं फोरेंसिक बायोलॉजी के थ्रू, जो आप एविडेंसेस हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं, और वही हेल्प कर रहा है इन द जुडिशियल डिसीजंस। डिजास्टर विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन में भी, डेड बॉडीज जो होती है उनको आइडेंटिफाई करने में, वाइल्ड लाइफ जो क्राइम होता है इलीगली हॉन्टेड या ट्रैफिक्ड एनिमल स्पीशीज जो हैं, तो उनके जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें हेल्प करता है, क्राइम रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो सपोर्ट्स द साइंटिफिक जस्टिस सिस्टम। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो मैं आपको एक समरी दे देती हूँ या जिस्ट दे देती हूँ। देखिए जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, कोर्ट रूम डिसीजंस हैं, उनको इम्पैक्ट करता है, पैटर्नल फाइंडिंग्स को हेल्प करता है, ठीक है, क्राइम रिकंस्ट्रक्शन को हेल्प करता है, और साथ में अगर कोई विक्टिम है, अगर कोई सस्पेक्ट है, ठीक है, बट वो जो सस्पेक्ट है ना, उसने वो इनोसेंट है, राइट, तो आपकी एक फाइंडिंग या फॉरेंसिक बायोलॉजी की हेल्प से, फॉरेंसिक बायोलॉजी से बनी हुई एक रिपोर्ट की हेल्प से जो इनोसेंट है वो बच सकता है फ्रॉम बीइंग कन्विक्टेड, राइट। तो ये सारा सिग्निफिकेंस का पार्ट है। ओके, ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई होप हमने ये सारी चीजें जो आज पढ़ी हैं वो आपको समझ में आ गई हो। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, मैं मानती हूँ, बिकॉज ऑफ द 30 to 35 मिनट्स लिमिटेशन। ये वीडियो शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, आई डोंट नो राइट नाउ, ठीक है, लेकिन अगर हो गया है तो इसलिए क्योंकि इतना समय इन चीजों को समझाना समझाने के लिए जरूरी था। ओके, आपके जो भी फीडबैक है, आपको जो भी डाउट है, कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ लीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे दीजिएगा, और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां से सारी जो जानकारी अपडेट, क्लास की अपडेट्स है, वो सारा आपको उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, so thank you so much for watching, and do not forget to like the video. Okay, and yes, until next time, revise the things that we have covered so far. This was class 3. कल हम या जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्लास 4 होगी, जहां पे हम इसी टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, so thank you so much for watching. Stay connected. Do not forget to like the video and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Namaskar.